जिस उड़ान में मैं सवार था उसका कैप्टन मौके पर ही बेहोश हो गया। पूरा इंटरनेट जानता है कि इतनी ऊंचाई पर पायलट न होना सीधे मौत का दरवाजा खटखटाने जैसा है। इस समय विमान का ढांचा बहुत जोर जोर से कांपते हुए सीधा नीचे की ओर गोता लगा रहा था। पूरे विमान के यात्रियों और एयर होस्टेस सभी के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है? एयर होस्टेस खौफ से भरे चेहरे के साथ गला फाड़कर पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त किसी को ढूंढ पाना महज एक सपना है, फिर भी कांपती हुई आवाज में हर किसी से पूछ रही थी, आखिर क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है? जब पूरे विमान में अफरा तफरी मची थी तभी मैं अचानक खड़ा हो गया। मेरी नजरें अडिग थीं। मुझे आता है। मैं त्योरियां चढ़ाए तेज झटकों का सामना करते हुए अपना संतुलन बनाने की कोशिश करने लगा। मेरे दिमाग में बात बिल्कुल साफ थी, अगर अब जान की बांझी नहीं लगाई तो विमान के सभी लोग पल भर में जलकर राख हो जाएंगे। एयर होस्टेस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सच में कोई हिम्मत वाला इंसान आगे आएगा। एक सेकंड के लिए सन्न रहने के बाद उसकी आंखों में मौत के मुंह से बचने की जबरदस्त चमक आ गई। मैंने अपने सिर में उठते हुए चक्रवात जैसे चक्कर को जैसे तैसे दबाया और बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए सीधे कॉकपिट की ओर बढ़ा। क्या तुम्हें सच में पूरा भरोसा है? एयर होस्टेस ने मुझे पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में पूछा। मेरे होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि अब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता बचा है? एयर होस्टेस एक पल के लिए सुन्न रह गई। इस वक्त या तो सब एक साथ मारे जाएं या फिर सारा दांव इस बंदे पर लगा दें। पूरे प्लेन के सैकड़ों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से मुझ पर टिक गई थी। एयर होस्टेस ने एक लंबी सांस ली और गंभीर चेहरे के साथ बोली, किसी भी तरह संभाल लेना। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि बेहद बर्फीली हवा का बवंडर अंदर घुस आया। विंडशील्ड उसी वक्त चूर चूर हो गई। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर कॉकपिट का तापमान सेकंडों में -10 से 15 डिग्री तक गिर गया। मैं दांत भींचे चाबुक की तरह चुभती बर्फीली हवा का सामना करते हुए जान लगाकर आगे बढ़ा और जोर से मुख्य पायलट की सीट पर जा बैठा। को पायलट एक तरफ पड़ा हुआ था, उसकी छाती से खून बह रहा था। साफ था कि कांच के टुकड़ों से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह अपनी अंतिम सांसों के दम पर कंट्रोल स्टिक को पागलों की तरह पकड़े हुए था, लेकिन इससे वह सिर्फ क्रैश होने की उल्टी गिनती को थोड़ा टाल ही पा रहा था। मेरा दिमाग सन्नाटे से गूंज रहा था। मैंने तेजी से डैशबोर्ड पर नजर दौड़ाई। ऑटो पायलट पूरी तरह फेल हो चुका था। बायां इंजन तुरंत बंद हो चुका था। कैप्टन बेहोश था और को पायलट गंभीर रूप से घायल। ये तो बिल्कुल नरक जैसी शुरुआत थी। मैंने झट से 2 ऑक्सीजन मास्क खींचे और एक को पायलट के और दूसरा अपने चेहरे पर लगा दिया। अगले ही पल मेरे दोनों हाथ कंट्रोल लीवर पर चिपक से गए और मैंने पागलों की तरह पूरा जोर लगा दिया। पूरे केबिन के यात्री डर के मारे अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। क्या हम सब आज यहीं खत्म हो जाएंगे? आखिर कौन आकर हमारी जान बचाएगा? केबिन में चीख पुकार और रोने धोने का शोर मच गया था। निराशा की लहर सुनामी की तरह पूरे प्लेन पर छा गई। एयर होस्टेस की आंखें लाल थीं और वो एक तक कॉकपिट की तरफ देख रही थी और दिल ही दिल में पागलों की तरह दुआ मांग रही थी। तुम्हें संभालना ही होगा। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून था, इस लोहे की चिड़िया को सुरक्षित जमीन पर उतारना। पूरा शरीर बर्फ के कुएं में जमा हुआ सा लग रहा था। एक उंगली हिलाना भी दूभर था। ऊपर से बायां इंजन ठप होने की वजह से प्लेन को ऊपर उठाना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन मेरा दिमाग एकदम साफ था, अगर प्लेन को ऊपर नहीं उठाया तो सब खत्म हो जाएगा। सामने नीचे की तरफ देखने पर सिर्फ मौत बनकर खड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों की श्रृंखला दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी जांघ को जोर से काटा ताकि दर्द से दिमाग होश में आए और फ्लाइंग की सारी थ्योरी दिमाग में तेजी से कौंधने लगी। भले ही किताबी ज्ञान कूट कूट कर भरा था, लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार असली कंट्रोल स्टिक पकड़ी थी। बाईं तरफ का संतुलन बिगड़ते देख मेरे दिमाग में अचानक एक सन की पैंतरा आया, पैसेंजर प्लेन को तिरछा उड़ाना। ये तरकीब तो फाइटर जेट के पायलट भी आसानी से आजमाने की हिम्मत नहीं करते और इतने बड़े यात्री विमान में तो ये आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पर अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने कंट्रोल को पूरी ताकत से पीछे खींचा और साथ ही सारे स्टीयरिंग फुल कर दिए। ये 10,000 मीटर की ऊंचाई पर प्लेन से ड्रिफ्टिंग करने जैसा था, जैसे कार का स्टीयरिंग पूरा मोड़कर जोर से ब्रेक दबाकर स्लाइड मारना। लेकिन यह कई टन वजनी यात्री विमान था। इसकी कठिनाई का स्तर बिल्कुल आसमान छू रहा था। मेरे उस खतरनाक और सन की पैंतरे के साथ ही पूरा विमान जोरदार धमाके के साथ कांप उठा और सीधे बाईं ओर झुक गया। केबिन में बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या आज हम सब मारे जाएंगे? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। एयर होस्टेस की आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा निराशा से भरा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं एक अनुभवहीन लड़के पर भरोसा कर बैठी। अचानक एयर होस्टेस की नजर खिड़की के बाहर जम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह टूटा फूटा विमान चमत्कारिक रूप से सीधा हो गया और नीचे गिरना बंद हो गया। कॉकपिट में मेरे दोनों हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन मेरी आंखें जुनून से लाल थीं। आखिरकार मैंने इसे संभाल ही लिया।
पहली बार प्लेन उड़ाते हुए मैंने मौत के मुंह में जा चुकी फ्लाइट को खींचकर वापस जिंदा कर दिया था। सिर्फ दाहिने इंजन के सहारे प्लेन को हवा में टिकाए रखा। यह सनकी स्टंट सीधा इतिहास रचने वाला था। पास बैठा को पायलट हक्का बक्का होकर मुझे देख रहा था। इस सीनियर पायलट ने अपनी पूरी जिंदगी में प्लेन को इस तरह उड़ते कभी नहीं देखा होगा। सबसे करीबी लैंडिंग साइट किस दिशा में है? को पायलट के गले से कुछ लड़खड़ाते हुए शब्द निकले। मैंने अपने होंठ दबाते हुए कहा, शीचेंग। मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया। अभी आधे घंटे का सफर और झेलना है। टूटे हुए कांच के बाहर से कातिलाना बर्फीली हवा चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे अंतरिक्ष में फेंक दिया गया हो। सांस लेने पर भी फेफड़ों में चुभन हो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में हार न मानने का पागलपन था। रडार दिखा रहा था कि शीचेंग अभी भी 180 किलोमीटर दूर है। मैंने बिना सोचे समझे एक लगभग नामुमकिन और जानलेवा मिशन तय कर लिया। इतनी ऊंचाई के दबाव और -10 से 15 डिग्री की इस जानलेवा बर्फीली आंधी को झेलते हुए आगे बढ़ना। पूरे रास्ते विमान को तिरछा उड़ाने की स्थिति में लॉक करके सीधे शीचेंग की ओर बढ़ता रहा। ये तीन घातक मुसीबतें ऐसी थीं कि इनमें से कोई एक भी आ जाती तो इंसान का काम तमाम करने के लिए काफी थी। लेकिन प्लेन को तिरछा बनाए रखना ही इंसानी सीमा को पार करने जैसा था। इस भयानक और बदतर माहौल में पूरे 180 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट करते हुए जाना तो दूर की बात थी। यह कारनामा इतना अकल्पनीय था कि अगर कोई ईश्वर समान कैप्टन भी आ जाए तो वह भी हैरान रह जाए। इस समय मेरा शरीर 1000 छुरियों से कटने जैसी जानलेवा बर्फीली ठंड की मार झेल रहा था। मैंने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा और अपनी बची कुची आखिरी ताकत झोंक दी। मेरे हाथ इस वक्त कंट्रोल स्टिक पर जमे हुए थे और मैं इस बुरी तरह क्षतिग्रस्त विमान को तेजी से शीचेंग की ओर भगा रहा था। केबिन में यात्रियों को शांत कराने के बाद एयर होस्टेस बेहद चिंतित चेहरे के साथ कॉकपिट की तरफ एकटक देख रही थी। विमान भले ही किसी तरह हवा में टिका हुआ था, लेकिन आगे का रास्ता तो यकीनन मौत का मैदान था। उसे डर था कि कहीं मैं अगले ही पल दम न तोड़ दूं। वह किसी तरह हाथ पैर मारती हुई कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही उसने सिर आगे किया, अंटार्कटिका के तूफान जैसी जमा देने वाली हवा का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, मानो कोई माइनस तापमान में माउंट एवरेस्ट पर बिना कपड़ों के घूम रहा हो। एयर होस्टेस की सांसें थम गईं और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर खड़े खड़े ही ठंड के मारे उसकी रूह कांप उठी थी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि तूफान के बीचों बीच मेरी क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि मैं खुद को तूफान के मुहाने पर झोंक कर अकेले डटा हुआ था। एयर होस्टेस की आंखें तुरंत नम हो गईं। पूरे केबिन के यात्री भी इस कंपा देने वाली ठंड में पूरी तरह सुन्न पड़ गए थे। उड़ान के सभी असली पायलट ढह चुके थे और अब सब कुछ उस साहसी बंदे पर टिका था जो आगे आया था, जो 10,000 मीटर की ऊंचाई पर अकेले इस मौत के खेल से लड़ रहा था। भगवान के लिए भाई साहब बिल्कुल मत गिरना। पूरे केबिन के यात्रियों की बोलती बंद हो गई और वे पागलों की तरह आंसू बहाने लगे। सबकी आंखों में अपनी जिंदगी एक इंसान के हाथों में सौंपने का जबरदस्त भरोसा चमक रहा था। इस पल 10,000 मीटर ऊंचे आसमान में हर एक इंसान के दिल की धड़कन एक साथ धड़क रही थी। चट्टान जैसी बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से मेरे हाथ पूरी तरह बेजान और सुन्न हो चुके थे। मैं सिर्फ अपनी मांसपेशियों के अभ्यस्त अनुभव के सहारे कंट्रोल स्टिक को कसकर पकड़े हुए था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जिद थी, जीत की। जब यमराज के मुंह से निवाला छीन ही लिया है तो आधे रास्ते में हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अचानक मेरे कान में एक कर्कश और दर्द भरी आवाज गूंजी। को पायलट अपनी खून से लथपथ छाती को संभाले हुए सीधे मौत से मुकाबला करने के इस खेल में शामिल हो गया। ये नजारा अगर दुनिया देख लेती तो यकीनन सबके होश उड़ जाते। सैकड़ों उड़ानों का अनुभवी को पायलट एक हाई स्कूल के छात्र का सहायक बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गहरा आदर और भरोसा था। किस्मत को बदल देने वाले मेरे इस कारनामे के आगे दुनिया के सारे कैप्टन फीके पड़ गए थे। आखिर कौन सा धुरंधर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पैसेंजर प्लेन को एक इंजन पर ड्रिफ्ट कराने की हिम्मत कर सकता है? यह पैंतरा देखकर तो सबसे महान पायलट भी दांतों तले उंगली दबा ले। खून से लथपथ को पायलट केवल अपनी इच्छा शक्ति के दम पर टिका हुआ था और कभी भी बेहोश हो सकता था। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी सांसें कब रुक जाएंगी। उसे बस इतना पता था कि उसे मेरे साथ इस नरक जैसी उड़ान को मंजिल तक पहुंचाना ही है। उसकी इस जबरदस्त मदद से मेरा दबाव अचानक बहुत कम हो गया। मेरी आंखों में जंगली जानवर जैसी जुनून की चमक दौड़ गई। संभाले रखो, आज प्लेन का एक भी इंसान नहीं मरेगा। जैसे ही क्षितिज के छोर पर शहर की रूपरेखा दिखाई देने लगी, शीचेंग एयरपोर्ट की पूरी जमीन पर आपातकालीन युद्ध जैसी स्थिति लागू कर दी गई थी। मौत के मुंह से निकलकर आ रहा एक बुरी तरह टूटा फूटा पैसेंजर प्लेन उतरने ही वाला था। अग्निशामक और आपातकालीन एम्बुलेंस की पूरी टीम उच्चतम स्तर की सुरक्षा व्यवस्था बनाकर आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए थी। पूरे इंटरनेट और मीडिया में टहलका मच चुका था। एक इंजन ठप, कैप्टन और क्रू ढेर, और ऊपर से पहाड़ों से टकराने का खतरा
इस टूटे फूटे लोहे के ढांचे का शीचेंग तक पहुंच जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहां मौजूद हर शख्स का दिल धड़क रहा था और सबकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वहां मौजूद हर इंसान ने अपनी जिंदगी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखा। एक विशालकाय यात्री विमान ब्लेड की धार की तरह 45 डिग्री के कोण पर तिरछा होकर तेजी से नीचे आ रहा था। देखने वाले सन्न रह गए। सैकड़ों टन वजनी पैसेंजर प्लेन को इस तरह तिरछा उड़ते किसने देखा था। जैसे जैसे वह विशालकाय ढांचा पास आ रहा था, प्लेन का संतुलन बनाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। उस पल हर किसी की सांसें हलक में अटक गईं। अगर प्लेन ऐसे ही तिरछा रनवे से टकराया तो पल भर में भयानक तबाही मच जाएगी। हर कोई ठंडे पसीने से भीगे हाथों से उस डगमगाते लोहे के दानव को देख रहा था। अब हिम्मत मत हारना, जमीन पर सही सलामत उतर जा। इस आखिरी पल में सब बेकार मत होने देना। कॉकपिट में मेरी आंखें जुनून में लाल हो चुकी थीं। पहले जान बचाने के लिए प्लेन को ड्रिफ्ट कराना पड़ा था, लेकिन अब सामने रनवे दिख रहा था। अगर अब भी प्लेन तिरछा उतरा तो सीधे भाप बनकर उड़ जाएंगे। मैंने अपने दांत भींचे और पूरी ताकत से कंट्रोल स्टिक को पीछे खींचा। जमीन तेजी से पास आ रही थी। 600 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर और जमीन से टकराने के ठीक 0.1 सेकंड पहले मैंने झटके से प्लेन का संतुलन सीधा कर दिया। धड़ाम की भयानक आवाज के साथ लैंडिंग गियर रनवे पर बुरी तरह पटकाए और जोरदार झटके लगे। केबिन में बैठे सभी यात्री जड़त्व के झटके से आगे की ओर जा गिरे। रनवे पर टायरों के रगड़ने की भयानक चीखती हुई आवाज के साथ वह विशालकाय दानव आखिरकार रनवे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए तेजी से रुकने लगा। जमीन पर मौजूद बचाव दल के लोग मदद के लिए सीधे रनवे की ओर लपके, लेकिन जब वह क्षतिग्रस्त विमान खिसकता हुआ उनके सामने आकर रुका तो सभी के होश उड़ गए। वे मुख्य पायलट की तरफ बने उस खौफनाक छेद को फटी आंखों से देख रहे थे, जहां की विंडशील्ड चकनाचूर हो चुकी थी। अनगिनत लोगों की सांसें थम गईं। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिए और खौफ के मारे उनकी आंखें लाल हो गईं। विंडशील्ड का इस तरह टूट जाना कितना भयानक होता है, यह कोई मूर्ख भी समझ सकता था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर इस जानलेवा बर्फीले तूफान के सीधे थपेड़े झेलना साक्षात नरक में रहने जैसा था। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि यह खस्ताहाल प्लेन आखिर वापस कैसे लौट आया। वहां मौजूद अनगिनत लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ किसी विमान दुर्घटना से बचना नहीं था, बल्कि यमराज के हाथों से लोगों को छीन कर लाना था। इस प्लेन का सुरक्षित उतरना ही विज्ञान के नियमों को ठुकराने जैसा था, और इसने तो सीधे चमत्कार की मिसाल कायम कर दी थी। जब कबाड़ बन चुका वह प्लेन पूरी तरह रनवे पर आकर रुक गया तो मेरे सीने पर रखा भारी पत्थर हट गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं सीधे सीट पर गिरकर बेहोश हो गया। भगवान का शुक्र है, हम बच गए। कोपायलट खिड़की के बाहर धूप को देखते हुए अपने खून से लथपथ चेहरे पर मुस्कान ले आया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर बगल में पड़े मुझे देखा, उसके डर के मारे हाथ पांव फूल गए। एरोस्टेस रनवे को एकटक देख रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। हम सच में मौत के मुंह में जाकर वापस लौट आए हैं। इसी पल पूरे केबिन के यात्रियों का सब्र टूट गया और वे रो पड़े। प्लेन सुरक्षित जमीन पर उतर चुका था। उनकी अनमोल जिंदगी बच चुकी थी। हम सब जिंदा बच गए। हर कोई पागलों की तरह रोते हुए एक दूसरे से लिपट गया। जो मौत को करीब से देखकर आया हो वही जानता है कि सांसें लेने का क्या सुख होता है। इस नरक जैसी उड़ान ने तो लगभग सभी का काम तमाम ही कर दिया था। अब किसे फर्क पड़ता था कि किसका क्या सफर लेट हुआ है। सब पागलों की तरह माथा टेक कर ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे और अपने दम पर तबाही का रुख मोड़ देने वाले उस युवा नायक को तो साक्षात जीवित भगवान मान रहे थे। विमान के अंदर और बाहर सब लोग मारे खुशी के झूम उठे थे। फायर ब्रिगेड और मेडिकल इमरजेंसी की टीमें तूफान की तरह प्लेन की ओर लपकीं। बेहोश पड़े कैप्टन को सबसे पहले स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर ले जाया गया। इसके तुरंत बाद बहुत सारे लोग पागलों की तरह कॉकपिट में मुझे और को पायलट को बचाने के लिए घुसे। को पायलट की छाती को खून से लथपथ देखकर सबकी हवा गुम हो गई। जब मेडिकल वाले उसे हाथ लगाने लगे तो को पायलट कांपते हाथों से मुख्य पायलट की सीट की तरफ इशारा करने लगा। पहले मेरी फिक्र मत करो, जाओ जल्दी उसे बचाओ। सारे बचाव कर्मियों की नजरें तुरंत मुख्य पायलट की सीट पर टिक गईं। खून से सराबोर बेसुध पड़े मुझे देखकर वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये कई सौ टन वजनी लोहे का ढांचा क्या सच में इस हाई स्कूल के लड़के ने खींचकर वापस लाया था? विंडशील्ड का वह खौफनाक छेद सीधे उसके चेहरे के सामने था, यानी उसने अपने जिस्म के दम पर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहली बर्फीली आंधी को लगातार आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक झेला था। इस तरह की नरक जैसी यातना को सहने के लिए कैसी फौलादी और अटूट इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तमाम बड़े बड़े डॉक्टर और मेडिकल विशेषज्ञ एकटक मुझे देखते रह गए। उनकी आंखों में मेरे लिए बेइंतहा सम्मान और नमन था। जैसे ही डॉक्टरों ने जांच शुरू की वे घबराहट में ठंडे पसीने से भीग गए। इसकी हालत बहुत नाजुक है, जल्दी इसे अस्पताल ले जाकर बचाओ।
केबिन से बाहर की तरफ भाग रहे यात्री अचानक थम गए। जब उन्होंने मुझे किसी लाश की तरह स्ट्रेचर पर बाहर लाते देखा तो सभी की आंखें तुरंत छलक आईं। जल्दी देखो, यही है हमारा वो छोटा मसीहा। सभी लोग इस जांबाज को रास्ता देने के लिए एक तरफ हो गए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। उस वक्त मुझे जिस तरह ले जाया जा रहा था, मैं जम चुके किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा था। यह नजारा देखकर अनगिनत लोगों के दिल रो रहे थे। इस वक्त इंटरनेट पर सारे ट्रेंड्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स इस खबर की वजह से पूरी तरह क्रैश हो चुके थे। वहीं शीचेंग फर्स्ट हॉस्पिटल ने तुरंत ही इमरजेंसी का सबसे बड़ा लेवल लागू कर दिया था। पूरे अस्पताल के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को इकट्ठा कर लिया गया था ताकि मुझ जैसे वीर योद्धा की जान बचाई जा सके। आसमान में सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती बर्फीली हवाओं के चाबुक झेलने के बाद मेरी सांसें बस नाम मात्र की ही बची थीं। जैसे ही प्लेन उतरा, एम्बुलेंस मुझे पागलों की तरह दौड़ाते हुए सीधे इमरजेंसी रूम में ले गई। ऑपरेशन थिएटर के अंदर नर्सों की भाग दौड़ और मुख्य सर्जन की दहाड़ एक में मिली हुई थी। इमरजेंसी रूम के बाहर मेरे माता पिता कांपते हुए बदहवास घूम रहे थे। उनके चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। अजी, सुनते हो? क्या हमारा बेटा बच पाएगा? माँ ने अपने सीने को कसकर भींच रखा था और आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने इंटरनेट पर वायरल खबर पहले ही देख ली थी। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर टूटी विंडशील्ड और फेल हुआ इंजन, मौत के यमराज से अकेले भिड़कर सब्स्टिट्यूट कैप्टन बनकर प्लेन लैंड कराने वाला कोई और नहीं, उनका अपना बेटा था। वह माइनस कई दहाई डिग्री का 10,000 मीटर ऊंचा बर्फीला आसमान था। माँ उस नजारे की कल्पना करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। उनके मन में सिर्फ हड्डियों तक को कंपा देने वाला खौफ बसा हुआ था कि कहीं उन्हें अपने ही जवान बेटे को खोने का दिन न देखना पड़ जाए। पिताजी ने एक ठंडी सांस ली। उनकी आंखें मारे फिक्र के लाल हो चुकी थीं और वे दांत भींचे हुए थे। वह जरूर बच जाएगा। उन्होंने दोनों हाथों से माँ को कसकर संभालते हुए खुद को मजबूत दिखाने का नाटक किया, लेकिन उनकी आंखों में गहरा बिखराव साफ दिख रहा था। वे जुबान से तो ढांढस बंधा रहे थे, पर दिल ही दिल में सब जानते थे कि 10,000 मीटर की उस ऊंचाई पर